प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रांस में दल प्रणाली अर्थात फ्रांस के संविधान को, फ्रांस की राज्य व्यवस्था को यदि हमें बेहतर तरीके से समझना है तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस में जो राजनीतिक दल व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, उसको समझना निहायत ज़रूरी है। यदि आप फ्रांस के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं तो फिर वहाँ की राज्य व्यवस्था, वहाँ के संविधान को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं अलग से फ्रांस में जो दल प्रणाली है, इस दल प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, बहुदलीय प्रणाली के विकास के क्या कारण हैं, कौन कौन से राजनीतिक दल हैं वहाँ महत्वपूर्ण, और इसी के साथ में बहुदलीय व्यवस्था के क्या परिणाम उभर कर सामने आए फ्रांस में, इन सब बातों पर चर्चा करूँगा। और ये सब समझने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। फ्रांस के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम से संबंधित मैंने चारों बातें यहाँ नोट कर दी हैं और क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में मैं इनको समझाऊंगा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ, भाई उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। यस, थैंक यू वेरी मच। फ्रांस में दल प्रणाली विशेषताएं, बहुदलीय प्रणाली के विकास के कारण, प्रमुख दल और बहुदलीय व्यवस्था के क्या परिणाम निकले हैं फ्रांस में, ये हम चार बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पार्ट नंबर 1 में लेंगे हम इसकी विशेषताएं, पार्ट नंबर 2 में लेंगे हम इसकी बहुदलीय पद्धति के विकास के कारण, और पार्ट नंबर 3 में लेंगे हम फ्रांस में प्रमुख राजनीतिक दल, और पार्ट नंबर 4 में लेंगे, क्या लेंगे, बहुदलीय व्यवस्था के क्या परिणाम निकले हैं। मतलब फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसके क्या परिणाम उभर कर सामने आए हैं, ये चार बातें लेंगे। इसके लिए मैंने अलग से ये चारों पार्ट बना दिए हैं। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं इसको शुरू करता हूँ। समझिएगा भाई, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, बिना राजनीतिक दल के काम चल नहीं सकता। मतलब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का संचालन बिना राजनीतिक दलों के नहीं हो सकता। किसी न किसी रूप में पार्टी सिस्टम को, दल व्यवस्था को अपनाना ही पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात क्या है कि वास्तव में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एक प्रकार से एक रथ के रूप में है। यहाँ मैं सादृश्य पद्धति का प्रयोग कर रहा हूँ कि लोकतंत्र या लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वास्तव में एक रथ की तरह है, एक वाहन की तरह है। रथ, वाहन, गाड़ी, ये लोकतंत्र एक रथ की तरह है, और इस लोकतंत्र रूपी रथ को चलाने के लिए राजनीतिक दल पहिए की तरह हैं। मतलब बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता। ठीक उसी प्रकार से लोकतंत्र बिना राजनीतिक दल के नहीं चल सकता। इसलिए लोकतंत्र रूपी रथ को चलाने के लिए राजनीतिक दल पहिए की, टायर की, पहिए की भूमिका निभाते हैं, पहिए की भूमिका अदा करते हैं। अतः आप यहाँ ये निष्कर्ष निकालेंगे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बिना राजनीतिक दलों के संचालित नहीं की जा सकती। इसलिए दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं, उनमें किसी न किसी रूप में राजनीतिक दल अवश्य मिलेंगे। वो एक अलग बात है कि राजनीतिक दल में जब हम दल व्यवस्था की प्रतिमान को लेते हैं
तो प्रतिमान पूरी दुनिया में 3 मिलेंगे, या तो एक दलीय व्यवस्था है, एक दल होगा, या द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था। मतलब जब किसी देश में राजनीति में केवल एक ही दल होता है तो उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। 3 प्रतिमान की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ 3 प्रतिमान होते हैं, 3 प्रतिमान होते हैं दलीय व्यवस्था के, 3 प्रतिमान होते हैं। नंबर 1 एक दलीय, एक दलीय व्यवस्था, जैसा कि एक दलीय व्यवस्था चीन में है। चीन में केवल एक ही दल है, साम्यवादी दल। मतलब जब किसी देश की राजनीति में केवल एक ही दल होता है, एक ही दल सर्वेसर्वा होता है, तो उसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद में फिर क्या होगा, या फिर जो है द्विदलीय व्यवस्था होगी। द्विदलीय, जब किसी देश की राजनीति में स्पष्ट रूप में 2 प्रतियोगी राजनीतिक दल होते हैं तो उसे द्विदलीय व्यवस्था कहा जाता है, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। और तीसरी होती है कौन सी, बहुदलीय व्यवस्था, जब किसी देश की राजनीति में 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रतियोगी होते हैं। मतलब राजनीति में जब किसी देश में 2 से अधिक दल प्रतियोगी होते हैं तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। और फ्रांस में यही प्रतिमान है, बहुदलीय व्यवस्था ही है, और भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था ही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि यदि किसी भी देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र रूपी रथ को चलाने के लिए राजनीतिक दल निहायत जरूरी है। अब एक अलग बात है कि राजनीतिक दल के 3 प्रतिमान होते हैं, या तो किसी देश में एक दल होगा जैसा चीन में, उसे एक दलीय व्यवस्था कहेंगे, या तो किसी देश में 2 दल होंगे जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका में, उसे द्विदलीय व्यवस्था कहेंगे, या फिर 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रतियोगी दल होंगे राजनीति में, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। फ्रांस में यही प्रतिमान है, कौन सा, बहुदलीय व्यवस्था का। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, पहला पार्ट लेते हैं, फ्रांस में दल प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है। अर्थात फ्रांस में ये बात क्लियर हो गई कि भी वहाँ पर जो है बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। मतलब फ्रांस के अंतर्गत राजनीति में 2 से अधिक दल प्रतियोगी हैं। अर्थात वहाँ मैं कह सकता हूँ कि आज 10 से 15 राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है। विशेष महत्वपूर्ण 5 राजनीतिक दल हैं जिनके मैंने यहाँ नाम भी नोट कर दिए। अच्छा, अब हम दल प्रणाली की विशेषताएं लें। फ्रांस में जो दल प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था है, इसकी विशेषताओं को लेते हैं हम, तो उससे पहले कुछ बातें यहाँ ध्यान देंगे। ये तो क्लियर होगा, लोकतंत्र रथ के रूप में है, राजनीतिक दल पहिए के रूप में। मतलब लोकतंत्र रूपी रथ को चलाने के लिए राजनीतिक दल रूपी पहियों की आवश्यकता होगी। बिना पहिए के ये रथ नहीं चल सकता। मतलब लोकतंत्र बिना राजनीतिक दल के संचालित नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर मैंने यहाँ लिखा है क्या कि देखो, फ्रांस में जो ये राजनीतिक दल है ना भाई, संविधान के द्वारा ही इनको मान्यता दे दी गई है। फ्रांस में संविधान के द्वारा ही राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई है। ये नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर ये कहाँ स्थान दिया गया इसको, फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो 5म गणतंत्र है, जो कि 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया है, जिसमें 92 अनुच्छेद है, 15 अध्याय प्रस्तावना है। तो अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति, मताधिकार मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैं मताधिकार अभिव्यक्ति, मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल हैं। ये अनुच्छेद 4 में लिखा गया है। इसका मतलब वहां वास्तविक रूप में संविधान के अंतर्गत ही राजनीतिक दलों की चर्चा कर दी गई है। इसलिए संविधान के द्वारा ही राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई है फ्रांस में। फिर से बोल रहा हूं मैं, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया है, मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल है। कहां लिखी गई ये बात, अनुच्छेद 4 में। क्लियर है ये बात, तो ये आप नोट कीजिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। पहली विशेषता है बहुदलीय प्रथा या व्यवस्था। अर्थात फ्रांस के अंतर्गत जो पार्टी सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, राजनीतिक दल व्यवस्था है, प्रणाली है, इसका जो पहला लक्षण है वह है बहुदलीय प्रथा। इसका मतलब यह है कि फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजनीति में जो प्रतियोगी दल हैं उनकी संख्या 10 से लेकर के 15 तक है। 10 से लेकर के 15 तक है। और इसी के साथ में मैं ये कहूँगा कि वहाँ वास्तविक रूप में प्रारंभ से ही, मतलब मैं ये कहूँगा कि यहाँ, जैसा कि मैंने इधर नोट भी किया है, ये आपके लिए मैंने इधर नोट कर रखा है, ऐतिहासिक विरासत। मतलब
प्रारंभ में वहाँ गणतंत्रीय और राजतंत्रीय, क्योंकि फ्रांस में कभी गणतंत्र कभी राजतंत्र, कभी गणतंत्र कभी राजतंत्र। फ्रांस के संविधान का जो ऐतिहासिक विकास हुआ है इसके लिए भी मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, वहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मैं चर्चा नहीं करूँगा उसकी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि वास्तविक रूप में वहाँ गणतंत्रीय और राजतंत्रीय, राजतंत्रीय 3 समूह में बढ़ जाता है और गणतंत्रीय जो वर्ग है, जो गुट है, वो 2 समूह में बढ़ जाता है। तो प्रारंभ से ही वहाँ पर जो है मैं ये कहूँगा कि एक प्रकार से वहाँ की जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो राजनीतिक संस्कृति है, राजनीति के प्रति लोगों की जो आकांक्षाएं होती, जो इच्छाएं होती हैं ना, वही राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। राजनीतिक संस्कृति के ऊपर ही मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राजनीतिक संस्कृति की डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, केवल संकेत दे रहा हूँ। तो फ्रांस के अंतर्गत प्रारंभ से ही वास्तविक रूप में बहुदलीय व्यवस्था उभर कर सामने आई है और आज भी फ्रांस में 10 से 15 राजनीतिक दल मौजूद हैं, अर्थात फ्रांस के अंतर्गत 2 से अधिक राजनीतिक दल राजनीति में प्रतियोगी हैं। इसलिए फ्रांस में जो व्यवस्था है, मतलब जो दल व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जो राजनीतिक दल व्यवस्था है, वह बहुदलीय, मतलब 2 से अधिक राजनीतिक दल वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से मैंने 5 के नाम यहाँ लिख रखे हैं। और दूसरा जो इसका विशेषता है वह है दलीय कार्यक्रम का अभाव। दलीय कार्यक्रम का अभाव, ध्यान दीजिएगा भाई, फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो ये 10 से लेकर के 15 राजनीतिक दल हैं, इनका कोई स्पष्ट प्रोग्राम नहीं है, इनका कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है, इनका कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं है। इसलिए फ्रांस में जो ये दल हैं, उन राजनीतिक दलों का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, मतलब इनका कोई निश्चित घोषणा पत्र नहीं है, इनका कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आदर्श के अनुरूप, अपने अनुरूप किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना आदर्श बना लेता है और यदि सभी राजनीतिक दल किसी व्यक्ति के आदर्शों के अनुरूप खरे नहीं उतरते हैं तो वो व्यक्ति मिल करके, कुछ व्यक्ति मिल करके अलग से राजनीतिक दल बना लेते हैं। वहाँ व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है, मतलब वास्तविक रूप में वहाँ व्यक्ति किसी भी रूप में अपने हितों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते। वो अपने हितों को बनाए रखने के लिए जब चाहे तब नए दल का निर्माण करते हैं। इसलिए वहाँ पर वास्तव में राजनीतिक दलों का कोई निश्चित प्रोग्राम कार्यक्रम नहीं होता है, इसलिए मैंने लिखा दलीय कार्यक्रम का अभाव। दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता है राष्ट्रव्यापी संगठन का अभाव। फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में जैसे भारत के अंतर्गत है राष्ट्रव्यापी संगठन मौजूद है, भारत के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी संगठन है, राष्ट्रव्यापी दल है भारत के अंतर्गत, तो फ्रांस में भारत की तरह राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं है। अर्थात फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्तिगत हितों के आधार पर, स्थानीय हितों के आधार पर, क्षेत्रीय हितों के आधार पर दलों का निर्माण किया जाता है और वहाँ राष्ट्रव्यापी आधार पर किसी भी रूप में राजनीतिक दलों का कोई निश्चित संगठन नहीं है। इसलिए आप नोट करेंगे राष्ट्रव्यापी संगठन का अभाव फ्रांस में। फ्रांस में राजनीतिक दलों का कोई राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं पाया जाता है। चौथा है, चौथी विशेषता दलीय अनुशासन का महत्व। ध्यान देंगे वास्तविक रूप में फ्रांस के अंतर्गत देखिएगा भाई, दल का कोई अनुशासन नहीं है, दलीय अनुशासन का कोई महत्व नहीं है। वहाँ वास्तव में किसी भी रूप में राजनीतिक दलों का कोई अनुशासन नहीं है। वो सब स्वच्छंद है, जब जी चाहे तब किसी भी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और यदि कुछ व्यक्तियों को कोई भी दल, किसी भी दल की नीति पसंद नहीं आती है, 10, 15 या 5 जो भी है, ठीक है, 10, 15 की संख्या है, 5 मैंने नाम लिख दी महत्वपूर्ण, इनमें किसी की बात उसको स्वीकार नहीं है और उसको लगता है कि भाई ये सभी राजनीतिक दल जो है हमारे हितों के अनुरूप नहीं है, तो व्यक्ति अलग से राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए फ्रांस में किसी भी रूप में दलीय अनुशासन नहीं है। और पांचवा है दलों के संगठन एवं बाहरी संगठन भेद। अब ध्यान देंगे फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राजनीतिक दलों के संगठन है और जो बाहरी संगठन है, मतलब संसद के अंतर्गत जो राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है और उससे बाहर, संसद से बाहर जो राजनीतिक दल हैं, उनमें वास्तविक रूप में अंतर है। अर्थात संसद से बाहर के जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसी भी रूप में संसद में जिन दलों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है उनसे किसी भी रूप में मिले हुए नहीं होते हैं। इनके हितों में वास्तविक रूप में किसी भी रूप में कोई तालमेल नहीं होता है। इसलिए फ्रांस में दलों के संगठन एवं बाहरी संगठनों में अंतर होता है। क्या? दलों के संगठन और बाहरी संगठनों में बिल्कुल गैप होता है, अंतराल होता है, भेद होता है, अंतर होता है।
यह भी आपको नोट करना है। अब इन सब में जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो के लिए ध्यान रखनी है कि फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है और फ्रांस में दलीय कार्यक्रम का अभाव है और वहाँ राष्ट्रव्यापी संगठन का भी अभाव है, वहाँ पर किसी रूप में दलीय अनुशासन भी नहीं है और दलों के संगठन और बाहरी संगठन में वहाँ पर अंतर है। ये पांचों बिंदु आप नोट करेंगे, महत्वपूर्ण है पांचों के पांचों। इसके साथ में ध्यान रखना है कि फ्रांस के अंतर्गत राजनीतिक दलों को संविधान के द्वारा ही मान्यता दे दी गई है और फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत स्पष्ट रूप में लिख दिया गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल है। इसका मतलब संविधान के अंतर्गत ही राजनीतिक दलों को मान्यता दे दी गई है। दूसरा पार्ट, फ्रांस में बहुदलीय पद्धति के विकास के कारण, अर्थात फ्रांस में बहुदलीय जो व्यवस्था है, पद्धति है, वो उभर कर सामने क्यों आई है, इसका क्या कारण है, मतलब बहुदलीय व्यवस्था का विकास क्यों हुआ है फ्रांस में, इसके क्या कारण है। तो पहला कारण है ऐतिहासिक विरासत। फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रारंभ से ही जब हम चर्चा करते हैं लगभग 1291 से, मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ इतिहास नहीं बताऊँगा, मैं फ्रांस के संविधान का ऐतिहासिक विकास नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐतिहासिक विकास के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया, प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहाँ पर सब बातें क्लियर है। तो फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में प्रारंभ से ही क्या था कि गणतंत्रीय और राजतंत्रीय, कभी फ्रांस में 1291 में शुरू करते हैं हम तो कभी राजतंत्र आता है, कभी गणतंत्र आता है, कभी राजतंत्र आता है, कभी गणतंत्र आता है, लेकिन प्रारंभ से ही गणतंत्रीय जो वर्ग है वो 2 समूह में बट गया था और राजतंत्रीय समूह वो भी 3 समूह में बट गया था। तो कुल मिला के ये 3 और 2 5 हो गए। इसका मतलब प्रारंभ से ही 1291 से हम शुरू मान सकते हैं भाई फ्रांस के अंतर्गत हम बहुदलीय व्यवस्था उभर कर सामने आ गई थी, आपके सामने मौजूद है ये। दूसरा है व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बड़ी सबल है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने हितों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई दलों के द्वारा उनके हितों पर कुठाराघात किया जाता है तो व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं और कुछ व्यक्ति मिलकर के अलग से अपना जो है राजनीतिक दल बना लेते हैं। इसलिए बार बार जब ऐसा होता है कि भाई कुछ व्यक्ति मिलकर के अपने हितों की रक्षा के लिए अलग से दल बना लेते हैं, अलग से दल बना लेते हैं, तो फिर वहाँ क्या होगा, बहुदलीय पद्धति उभर कर सामने आएगी। इसलिए फ्रांस के अंतर्गत व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अपना व्यक्तिगत आदर्श चुनने की प्रेरणा दिए, मतलब फ्रांस के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्ति पूर्ण रूप में स्वतंत्र है और इसके लिए क्या करते हैं, फ्रांस के अंतर्गत जो नागरिक हैं वो अपना व्यक्तिगत आदर्श चुनने की प्रेरणा देते हैं। मतलब यहाँ वास्तव में जो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, इससे क्या हुआ कि अपने व्यक्तिगत आदर्श चुनने की प्रेरणा मिली है, प्रेरणा दी गई है। कैसे दी गई है कि यहाँ किसी भी रूप में किसी अन्य दल से अपने हितों के साथ समझौता नहीं करते। अगर उन राजनीतिक दलों से इनके हितों की पूर्ति नहीं होती है तो ये अलग से अपना दल बना लेते हैं। इसलिए व्यक्तिवादी प्रवृत्ति के कारण भी फ्रांस के अंतर्गत बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ है। और तीसरा है धार्मिक विविधता। फ्रांस के अंतर्गत बहुदलीय पद्धति या व्यवस्था या प्रणाली के विकास का जो तीसरा कारण है वह धार्मिक विविधता है। धार्मिक विविधता का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में, जैसे मैं वहाँ पर बताऊँगा आपको कि कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैथोलिक धर्म के जो अनुयायी हैं वही स्पष्ट रूप में उग्र समुदाय, सामान्य समुदाय और पादरी समुदाय 3 समुदायों में विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि वहाँ वास्तव में जो धर्म है उस धर्म में भी धार्मिक विविधता है और धार्मिक विविधता होने के कारण वो अपने अपने हितों के आधार पर विभिन्न प्रकार के समुदायों का निर्माण कर लेते हैं, विभिन्न प्रकार के समुदायों का निर्माण करते हैं। तो फिर इसके आधार पर जो है बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय पद्धति, बहुदलीय जो है प्रणाली का ही विकास होगा। और चौथा है स्थानीय हितों के प्रति जागृति। ध्यान देंगे, स्थानीय हितों के प्रति जागृति। फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी भी रूप में राष्ट्रव्यापी संगठन मौजूद नहीं है, जैसा कि हमने लिख भी दिया, राष्ट्रव्यापी संगठन का अभाव है। वहाँ वास्तविक रूप में स्थानीय हितों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जब स्थानीय हितों को महत्व दिया जाता है तो स्थानीय हितों के आधार पर वास्तविक रूप में अलग अलग रूप में दलों का निर्माण होता है। अर्थात स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर दलों का निर्माण होता है और जब स्थानीय हितों के आधार पर दलों का निर्माण होता है तो दलों की संख्या 2 ही रहेगी कि दलों की संख्या अनेक होगी, और दलों की संख्या अनेक होगी तो फिर कौन सी पद्धति विकसित होगी, एक दलीय, द्विदलीय कि बहुदलीय? बहुदलीय डेफिनेटली। इसलिए स्थानीय हितों के प्रति फ्रांस में जागृति है और इसी कारण वहाँ हितों के आधार पर, स्थानीय हितों के आधार पर क्या होता है, अनेक राजनीतिक दलों का जो है गठन किया जाता है, निर्माण होता है। इसलिए स्थानीय हितों की प्रति जागृति के कारण भी फ्रांस में बहुदलीय प्रणाली का विकास हुआ है। यह 5वां है संवैधानिक प्रावधान। ध्यान देंगे यहाँ
फ्रांस के अंतर्गत कुछ संवैधानिक प्रावधान ऐसे थे जिसके कारण भी वहां पर बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ। कैसे हैं? जैसे तृतीय गणतंत्र और चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यवस्था ये थी, क्या व्यवस्था थी कि जो मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल किसी भी रूप में वहाँ की जो संसद का जो प्रथम सदन है राष्ट्रीय सभा, उसको विघटित नहीं किया जा सकता था, और विघटित नहीं कर सकते थे तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता था, वास्तविक रूप में जो है मंत्रिमंडल वो कमजोर हो जाता था, और मंत्रिमंडल कमजोर हो जाता था तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दल होते थे, वो अपना अपना प्रभाव जताने के लिए इसके ऊपर दबाव डालते थे और अनेकों दलों का वहाँ पर निर्माण कर लिया जाता था। इस कारण भी फ्रांस के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से वहाँ बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ। ये विशेषकर तृतीय गणतंत्र और चतुर्थ गणतंत्र के आधार पर भी ऐसा हुआ है। और छठा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात वास्तविक रूप में मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं उनको अपना जो मतदाताओं का प्रतिशत प्राप्त हो उसके आधार पर सीटें वितरित की जाती हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, मतलब जब किसी निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक सदस्य लिए जाते हैं तो इसे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के कारण भी फ्रांस के अंतर्गत क्या हुआ है, बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ है। और ये जो व्यवस्था थी ये चतुर्थ गणतंत्र तक, क्या लिखा है मैंने यहाँ, चतुर्थ गणतंत्र तक फ्रांस के अंतर्गत विशेषकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं बहुदलीय या बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, फिर से बोलो बहुदलीय तो ये व्यवस्था ही होगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र चतुर्थ गणतंत्र तक ये व्यवस्था होने के कारण वहाँ वास्तविक रूप में अनेकों दलों का निर्माण हुआ और इसके कारण वहाँ बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ है। और सातवां है वैचारिक विविधता। ध्यान देंगे फ्रांस के अंतर्गत चूंकि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है, अपने अपने हित के ऊपर बल देते हैं, स्थानीय हितों के प्रति जागृति है। जब स्थानीय हितों के प्रति जागृति है, अपने अपने व्यक्तिगत हित को प्रधानता दी जाती है, अपने हितों के साथ किसी रूप में अन्यों के साथ समझौता नहीं किया जाता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि वहाँ पर विचारों के आधार पर विविधता है, अपने अपने विचारों को प्राथमिकता दी जाती है और अपने अपने विचारों के आधार पर विभिन्न प्रकार के समुदायों का दलों का निर्माण होता है, इसलिए वहाँ पर बहुदलीय पद्धति विकसित हुई है। तो वैचारिक विविधता के कारण भी फ्रांस के अंतर्गत बहुदलीय पद्धति का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत मैंने लिख दिया है उदाहरण के रूप में, जैसे समाजवाद के ही अनेक रूप हैं, एक तो है साम्यवाद, दूसरा है फासिस्टवाद और तीसरा है अधिनायकवाद। तो ये वैचारिक विभिन्नता ही समाजवाद के ही अनेक रूप हो गए, लिख दिया मैंने यहाँ समाजवाद के अनुरूप साम्यवाद, फासिस्टवाद और अधिनायकवाद। तो डेफिनेटली फ्रांस के अंतर्गत वैचारिक विविधता, विचारों के क्षेत्र में विभिन्नता होने के कारण भी वहाँ पर उन विचारों के आधार पर अनेकों दलों का निर्माण होता है। और जब वैचारिक विविधता, विचारों की विविधता के आधार पर अनेकों दलों का निर्माण होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है बहुदलीय पद्धति का ही विकास होगा, ना एक दलीय का ना द्विदलीय का, क्योंकि वैचारिक विविधता है इसके आधार पर यहाँ सभी व्यक्तियों के अपने अपने अलग अलग हित होते हैं और इसी के साथ में स्थानीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है, तो उसके आधार पर विभिन्न दलों का गठन किया जाता है, तो यही क्या है, बहुदलीय पद्धति प्रणाली का विकास का कारण बन जाता है। सातवां, इसके बाद हम तीसरा पार्ट लेते हैं हम फ्रांस में प्रमुख राजनीतिक दल। देखो वैसे तो फ्रांस के अंतर्गत राजनीतिक दलों की संख्या आज 10 से लेकर 15 तक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं आज फ्रांस में उनके मैंने नाम नोट कर दिए। 5 राजनीतिक दल हैं। एक तो है डी गॉलवादी दल। ये डी गॉलवादी दल इसका मतलब क्या है, जो पंचम गणतंत्र का संविधान था जो 4 अक्टूबर 1958 को लागू किया गया है, ये जो संविधान का निर्माण किया गया है ये वास्तविक रूप में जनरल डी गॉल के नेतृत्व में ही किया गया है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम से डी गॉलवादी दल अथवा UNR भी इसको नाम दिया जाता है। एक दल तो ये होगा, दूसरा है समाजवादी दल, तीसरा है साम्यवादी दल, चौथा है उग्र समाजवादी दल और पांचवा लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन। ये 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि ब्रिटेन और अमेरिका की जनता राजनीति को मनोविनोद समझती है, मतलब एक प्रकार से वो मजाक के अंदाज में इसको जो है खेलते हैं। कौन? ब्रिटेन और अमेरिका की जनता राजनीति को मनोविरोध समझती है, जबकि फ्रांस की जनता राजनीति को वास्तविक रूप में एक युद्ध स्थल समझती है, संघर्ष का स्थल समझती है। ये भी नोट करना है आपको। फ्रांस की जनता राजनीति को एक युद्ध स्थल समझती है, एक संघर्ष का स्थल समझती है, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका की जनता राजनीति को मनोविरोध समझती है। ये बात आपको नोट करनी है। इसके बाद में चौथा पार्ट है क्या, बहुदलीय व्यवस्था के परिणाम, मतलब फ्रांस के अंतर्गत जो बहुदलीय पद्धति विकसित हुई है उसका परिणाम क्या हुआ है। डेफिनेटली देखें तो भारत के अंतर्गत भी
बहुदलीय व्यवस्था ही है। तो जो फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था के परिणाम निकल करके आ रहे हैं सामने, वही भारत में भी है। ये के परिणाम भारत में भी है, क्योंकि भारत में भी क्या है, बहुदलीय व्यवस्था ही तो है। तो ये जो बहुदलीय व्यवस्था के परिणाम मैंने नोट किए यहाँ फ्रांस के बारे में, या भारत के बारे में भी नोट कर सकते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था के क्या परिणाम उभर कर सामने आते हैं, ये भारत में भी वही है और फ्रांस में वही है। क्या क्या है, नोट करें। मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है राजनीतिक अस्थिरता। पहला इसका परिणाम ये आएगा कि जब बहुदलीय व्यवस्था जहाँ कहीं भी होती है, चाहे फ्रांस है, भारत है, तो वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता होती है। राजनीतिक अस्थिरता क्यों होती है? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तो फिर यहाँ पर गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। और गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है तो किसी भी राजनीतिक दल की कोई भी शर्त नहीं मानी जाती है, तो उस राजनीतिक दल के द्वारा तुरंत कह दिया जाता है कि मैं मेरा समर्थन वापस लेता हूँ, मैं मेरा समर्थन वापस लेता हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, फिर सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो ऐसी स्थिति में इसका क्या परिणाम होगा, राजनीतिक अस्थिरता। तो पहला परिणाम राजनीतिक अस्थिरता है। दूसरा है गठबंधन सरकारों का निर्माण होगा। बहुदलीय पद्धति के अंतर्गत किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में साझा सरकारें, गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। दूसरा होगा, तीसरा है कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति होती है। मतलब जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं, बहुदलीय पद्धति जब होगी तो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो गठबंधन सरकार बनेगी भाई, जिसको जुगाड़ राजनीति भी कहा जाता है, साझा मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका की स्थिति दुर्बल होगी। क्यों होगी? क्योंकि वह स्पष्ट रूप में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर सभी दलों को वो प्रसन्न नहीं कर पाएंगे तो वास्तविक रूप में किसी भी दल के द्वारा अपना समर्थन वापस लिया जा सकता है। इसलिए कार्यपालिका की जो स्थिति होती है वो दुर्बल होती है, कमजोर होती है। तीन बातें होगी, ये एक बात होगी। दूसरी बात, तीसरी बात क्या होगी, कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति। और चौथी बात क्या होगी, उत्तरदायित्व का अभाव। अर्थात वास्तविक रूप में बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत उत्तरदायित्व का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर गठबंधन सरकार का निर्माण किया जाता है, और गठबंधन सरकार का निर्माण किया जाता है तो किसी भी रूप में सरकार के द्वारा कोई गलत काम हो जाता है तो डेफिनेटली वो ये कहते हैं कि भाई इस दल के कारण ऐसा हुआ है, इसके कारण ऐसा हुआ है, इसका कारण ऐसा हुआ है। सभी एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करेंगे, आरोप लगाएंगे। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि किसी के बारे में ये नहीं कह सकते हम कि भाई ये किसका उत्तरदायित्व है, किसके कारण ऐसा हुआ है। इसलिए बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत उत्तरदायित्व का अभाव होता है। मतलब गठबंधन सरकार होती है तो ऐसी स्थिति में सभी जो दल होते हैं ना भाई, वास्तविक रूप में यहाँ पर 5-7 दल जो होते हैं मिलकर के सरकार निर्माण करते तो वो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करेंगे और कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। एक दूसरे के ऊपर जो है उत्तरदायित्व को उलेड़ देते हैं, डाल देंगे वो। तो इसलिए यहाँ पर उत्तरदायित्व का अभाव होता है। 3 बात, 4 बात होगी। और 5वीं बात है कार्यकुशलता का अभाव। भाई बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक रूप में कार्यकुशलता का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ सरकार चलाने के लिए, जैसा कि जुगाड़ राजनीति में होता है, जुगाड़ राजनीति भी कह सकते हैं इसको भाई, आप समझे कि जुगाड़ होता है तो जुगाड़ को आप देखिएगा चलाने के लिए जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर काला पीला हो जाता है। क्यों? कभी उसका नट बोल्ट निकलता है, कभी टायर पंचर होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो अगर 10 किलोमीटर भी उसको ले जाना हो जुगाड़ को तो वो जो ड्राइवर होता है बिल्कुल काला पीला हो जाता है। और 10 किलोमीटर में भी लगभग 20 जगह वो जो उसकी मशीनरी है वो ख़राब हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो गठबंधन सरकारी भी एक जुगाड़ है, जुगाड़ है। तो इसमें भी समय समय पर जो विभिन्न प्रकार के दल होते हैं अपना समर्थन वापस लेते हैं। कोई कुछ धमकी देता है, कोई कुछ धमकी देता है, तो ठीक से इसका संचालन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसके अंतर्गत क्या होता है, कार्यकुशलता का अभाव होता है। और इसके बाद में ये तो 5 बात होगी। और छठी बात है यहाँ, छठी बात है दीर्घकालीन नीतियों का अभाव। दीर्घकालीन नीतियों का अभाव। भाई बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में हमेशा ये भय बना रहता है, हमेशा ये भय बना रहता है कि कोई भी दल कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लंबे समय तक की जो नीतियाँ होती है वो नहीं बनाई जा सकती। इसलिए यहाँ पर जो छठा परिणाम है वो नोट करेंगे, दीर्घकालीन नीतियों का अभाव भी होता है। इसलिए बहुदलीय व्यवस्था की ये परिणाम हो गए। ये आप 6 बिंदुओं के माध्यम से नोट कर सकते हैं। ये हो गए फ्रांस में दल प्रणाली की विशेषताएं, एक बात। दूसरा, बहुदलीय पद्धति के विकास के कारण, 2 बात। तीसरा, फ्रांस में प्रमुख राजनीतिक दल, 3 बात। और चौथी बात होगी बहुदलीय व्यवस्था के क्या परिणाम निकले हैं फ्रांस में। ये भारत के बारे में भी आप नोट कर सकते हैं। चौथे वाला जो पार्ट है भारत के बारे में भी आप नोट कर सकते हैं। ये हो गया फ्रांस में दल प्रणाली या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। आज फ्रांस का संविधान संपूर्ण हो गया है। इसके बाद में हम क्रमबद्ध रूप में भाई अब चीन का संविधान लेंगे। मैंने आपको वायदा किया था कि मैं जो सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उन सब को आपको समझाऊंगा पहले,
इसके बाद में मैं पॉलिटिकल थ्योरी और थिंकर्स में जो कुछ भी बचा हुआ है, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में जो बचा हुआ है, इसी के साथ में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, अनुसंधान प्रविधि है, लोक प्रशासन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इन सब के बारे में मैं मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों के लिए लेक्चर अपलोड करूंगा। मेरा लक्ष्य है संपूर्ण राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाना, जिससे मेरे प्यारे विद्यार्थी इधर उधर ना भटकें और उन्हें एक ही जगह संपूर्ण राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम प्राप्त हो जाए। यही मेरा लक्ष्य है। लेकिन मेरे प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, मैं जिस रूप में आपको समझाता हूँ उस रूप में समझिएगा। आपको राजनीति विज्ञान में कहीं पर भी डिग बिगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं भी विफलता प्राप्त नहीं होगी, प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरा मूल लक्ष्य ये कि मैं राजनीति विज्ञान को एक सुप्रीम साइंस, एक सर्वोच्च विज्ञान, एक मास्टर साइंस, स्वामी विज्ञान मानते हुए मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये विषय समझाता हूँ। मैंने क्या कहा है कि राजनीति विज्ञान को मैं एक सर्वोच्च विज्ञान, एक स्वामी विज्ञान मानते हुए मैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझाता हूँ। इसलिए मैं दिखावा, वाहवाही, औपचारिकता के लिए राजनीति विज्ञान नहीं समझा रहा हूँ। मैं राजनीति विज्ञान को गहराई से, गंभीरता से, उसके अंतः स्थल तक जा कर के राजनीति विज्ञान में गोते लगाकर, तैरकर, डूबकर और उसके बाद में जो मुझे अच्छा लगता है वो सब बातें मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मैं समझाता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है आप फ्रांस में जो दल प्रणाली इसको ठीक से समझ गए होंगे। ये फ्रांस का संविधान संपन्न हो गया। कल जो हमारा लेक्चर होगा चीन के संविधान के संदर्भ में होगा। अब हम चीन के संविधान को क्रमबद्ध रूप में समझाएंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।